गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल तक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया था। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था जो डायपोल होते हैं बच्चों, उसके कारण तीन पोजीशन पर, तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हमें पढ़ना है। पहला बच्चों एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन और तीसरा कहाँ पे है बच्चों, किसी जनरल पॉइंट पर, किसी सामान्य बिंदु पर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी अच्छी और निरक्षीय स्थितियों को पढ़ लिया है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने चल रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के। आपको जैसे जैसे चीज़ों को कराया जा रहा है वैसे वैसे अभी आप तुरंत नोट करते जाइए। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए, किसी सामान्य बिंदु पर तीव्रता। तो ऐसे आप लिख सकते हो, सामान्य बिंदु पर तीव्रता। आप हेडिंग बना लीजिएगा पूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ई एट जनरल पॉइंट। ये डेरिवेशन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये आप वीडियो लेक्चर बच्चों शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको सारी चीज़ें एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ज़रूरत बस आपको ध्यान से देखने की है बच्चों। जब भी कोई आप वीडियो देखा करिए बहुत केयरफुली देखा करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो कोई भी टीचर चाहे इतना अच्छा पढ़ाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं बच्चों आप वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखेंगे, तभी आप हमारी बातों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, सामान्य बिंदु कहाँ होता है, ये किस स्थान पे होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सामान्य पोजीशन का मतलब ये होता है ना आप अक्ष पर रहो ना आप निरक्ष पर रहो। कोई एक ऐसा पॉइंट आप सेलेक्ट करो जो किसी स्टैंडर्ड पॉइंट पर ना रहे, यानी एक्सिस या इक्वेटोरियल पोजीशन पर ना हो करके कहीं दूसरी जगह हो। अब सामान्य से क्यों कहते हैं बच्चों, अगर इस सामान्य बिंदु पर आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी तो उसी फार्मूले की हेल्प से आप कहीं भी इंटेंसिटी निकाल सकते हो, चाहे अक्ष पर निकालो चाहे निरक्ष पर निकालो। आपको हर जगह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से उसी फार्मूले से मिल जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अभी हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे और उसी फार्मूले की हेल्प से आपको दिखाएंगे बच्चों कि देखिए अच्छी स्थिति वाला जो फार्मूला वहाँ हमने डिराइव किया वो भी यहीं से निकलेगा, और निरक्षीय स्थिति वाला जो फार्मूला डिराइव किया गया पिछले लेक्चर में वो भी इसी फार्मूले से निकलेगा। तो कहने का मतलब एक ऐसे फार्मूले को हम डिराइव करने चल रहे हैं जिस फार्मूले को बच्चों आप जहां मर्जी वहां लगाओ, चाहे किसी भी पॉइंट पर लगाओ, वो हर जगह वैलिड होगा। तो है ना बच्चों इंटरेस्टिंग। चलिए इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों इसमें यूज होती हैं। ये हमारा डायपोल है। डायपोल क्या होता है बच्चों, जब परिमाण में बराबर परंतु नेचर में विपरीत बिंदु आवेशों को परस्पर सूक्ष्म दूरी पर या किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स कर देते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये अभी तक तो आप सीख ही गए होंगे। तो देखिए, अगर हम डायपोल की बात करें तो ये डायपोल की बच्चों एक्सिस होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा डायपोल की बच्चों एक्सिस कहलाती है। और एक ऐसी रेखा जो अक्ष पे लंब हो और वो डायपोल के मध्य बिंदु से होकर के पास हो रही हो, उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं बच्चों, निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये देखिए आपका डायपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन डायपोल कहलाएगा। इसके बीच की डिस्टेंस बच्चों 2l हो गई। ये आपका एक्सिस हो गया और ये आपका इक्वेटोरियल हो गया। अब हम ना यहाँ रहेंगे और ना यहाँ रहेंगे। इस स्पेस में कोई भी जनरल पॉइंट मान लीजिए बच्चों यहाँ पर है m। अब इस m पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल। तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बच्चों, जब भी आपको इंटेंसिटी चाहिए तो क्या आप खोजेंगे, केवल दो चीज़ें। आपको याद है कि आप भूल गए
दो चीज़ें कौन कौन सी? पहला तो बच्चों वो चार्ज जिसकी वजह से आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, दूसरा बच्चों वो चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो। याद रखिए बच्चों, अगर ये बेसिक बातें आप याद रखते हो तो चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा। चीज़ें नेचुरली स्वतः अपने दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप खुद से डेरिवेशन, खुद से लॉजिक सोचना शुरू कर दोगे। और यही है बच्चों फिजिक्स की फीलिंग। और इसी उद्देश्य से हम आपके लिए बच्चों वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि हम आपको फील करा सकें फिजिक्स क्या है और इसको कैसे बच्चों पढ़ते हैं और इसका जो है कैसे हम अपने कंपटीशन में यूज करके सक्सेस पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे तो ये पॉइंट तो हमको मिल गया। अब डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लिया जाता है बच्चों? मध्य बिंदु से लिया जाता है। एक रेफरेंस पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए कितना है r। अब यहाँ पे बच्चों एक और वेरिएबल आएगा। एक और वेरिएबल क्या आएगा? थीटा। अभी तक हमें अक्ष और निरक्ष पर केवल चार्ज और डिस्टेंस से काम चल जाता था, लेकिन इस फार्मूले में, इस डेरिवेशन में एक नई चीज़ आप देख रहे हैं, वो क्या है? ये देखिए थीटा। मजबूरी है बच्चों, ये क्वेश्चन वाले की देने की मजबूरी है, क्योंकि भाई अगर जनरल पॉइंट की आप बात कर रहे हो तो वो जनरल पॉइंट कहाँ है? उसका कुछ ना कुछ आता पता होना चाहिए ना। जैसे मैं मान लिया कि एक डायपोल है, डायपोल से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है। अब भाई 10 सेंटीमीटर दूरी पर वो पॉइंट है, तो कहाँ है वो पॉइंट? वो डायपोल से किस एंगल पर है, किस डायरेक्शन में है, इस चीज़ का तो बच्चों जानकारी होना ही चाहिए ना। तो वही है, यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या दिया जाता है? थीटा। क्या दिया जाता है बच्चों? थीटा एंगल इसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन क्वांटिटी है? मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट m है, जहाँ पे इंटेंसिटी हमको बच्चों ज्ञात करनी है। और ये डायपोल के दो चार्ज हैं, प्लस q और माइनस q। और ये देखिए थीटा एंगल पर वो हमारे पॉइंट्स हैं। चलिए अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। लेकिन बच्चों आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बच्चों बहुत बड़ी नहीं है। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में बातें एकदम अलग थी। वहाँ पे हमको डिस्टेंस मिल जाता था, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाया, थोड़ा सा बच्चों अलजेब्रा लगाया, हमको डिस्टेंस मिल गई और डिस्टेंस रख करके हमने कैलकुलेशन किया, रिजल्ट तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है ज़रा आप सोचिए। अगर बच्चों प्लस क्यू चार्ज के कारण m पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो क्या प्रॉब्लम है वो आप समझिए। प्रॉब्लम ये होगी बच्चों, ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगी ना, ये डिस्टेंस चाहिए होगी। अब इस डिस्टेंस को निकालना बच्चों हम ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्यों जो है कठिन रास्ता अपनाएंगे? कोई ऐसा जुगाड़ सोचेंगे जो सिंपल हो, जो आसानी से काम कर जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी ये समकोण त्रिभुज तो है, यहाँ भी आप पाइथागोरस लगा के क्यों नहीं कर लेते हो? तो मैं आपको कहूँगा बच्चों ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये पॉइंट यहाँ होता था, बताइए कैसे समकोण त्रिभुज बनता? ये जनरल पॉइंट है बच्चों, ये कहीं भी रह सकता है। हम एक ऐसी केस ले रहे हैं जो हर जगह वैलिड हो, यहाँ चाहे 90 बने चाहे ना बने, उससे नहीं मतलब। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे समकोण त्रिभुज वाले कंसेप्ट पाइथागोरस नहीं लगेंगे, तो ये डिस्टेंस बच्चों अच्छे से नहीं आएगी। इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट में नहीं ला पाएंगे कैलकुलेशन में। इसलिए ये जो कंसेप्ट है दूरी ज्ञात करके फिर इंटेंसिटी ज्ञात करें, ये बच्चों यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्लियर हुई बातें? उसी तरीके से यहाँ भी आप देखो, अगर हमको बच्चों ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़े तो ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़े तो ये भी बच्चों थोड़ा सा मुश्किल काम है। बात समझ में आ रही? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे बच्चों, निकल सकता है, लेकिन इससे भी सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप उस रास्ते से इसका डेरिवेशन करा के आपको लेके चलेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं बच्चों इसको। 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, करा रहे हैं आपको। चलिए, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई बच्चों सबको? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? वो हम ये डिस्टेंस बच्चों कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको एक अल्टरनेट मेथड सोचना होगा, एक दूसरा बच्चों तरीका सोचना होगा। अब वो दूसरा तरीका क्या है बच्चों? तो दूसरा तरीका ये है, तो वह ध्यान से इस चीज़ को अब आपको समझना होगा बेटा। यहाँ पे ये जो डायपोल है, ये जो बच्चों डायपोल है, इस डायपोल का कुछ बच्चों मोमेंट होगा। उस डायपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं? कैपिटल P से लिखते हैं। ये बातें आप जान चुके हो।
डायपोल मोमेंट क्या होता है? किसी द्विध्रुव का बच्चों वह गुण होता है जो उसकी इफेक्टिवनेस को बताता है, जो उसके प्रभाव को बताता है। जब इस डायपोल को हम कहाँ रख देंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो उसके पास कितना रोटेटिंग पावर होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? डायपोल मोमेंट। और मैंने इसको आपको पहले वाले लेक्चर में कराया है। डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं बच्चों, और डायपोल मोमेंट P बराबर होता है दोनों में से कोई एक आवेश और उनके बीच का बच्चों डिस्टेंस। यानी मैंने आपको बताया था P बराबर क्या होता है? 2qL। तो हर डायपोल चाहे बच्चों छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका अपना क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। अब ये डायपोल मोमेंट मैंने बताया था कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या कहाँ से कहाँ होती है? माइनस से प्लस के डायरेक्शन में होती है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम एक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बच्चों आपको बताने वाले हैं। ये जो डायपोल है ना बच्चों, ये जो डायपोल है हम इसी का वियोजन कर लेते हैं। डायपोल का नहीं बच्चों, डायपोल मोमेंट का वियोजन करेंगे क्योंकि डायपोल मोमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल तो एक सिस्टम है बच्चों। तो ये जो डायपोल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का हम रेजुलेशन कर लेंगे, वियोजन कर लेंगे। तो उससे सर क्या फ़ायदा होगा आपको? तो अभी आप देखिए बच्चों क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को बच्चों हम अलग से बता रहे हैं। जैसे ये जो डायपोल मोमेंट बच्चों माइनस से लेकर के प्लस Q तक, इसको P से हम इस तरीके से यहाँ डिनोट कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए एक रेखा है बच्चों जो वेक्टर P को बताती है, और ध्यान से समझिएगा। ये रेखा क्या बताती है? वेक्टर P को बताती है। और ये पॉइंट M यहाँ पर है, ये देखिए ये पॉइंट क्या है बच्चों? M यहाँ पर है। अब आप ज़रा सोचिए, अगर हमको इस P एक वेक्टर है जिसका परिमाण बच्चों इस रेखा के द्वारा प्रदर्शित है, और इसकी डायरेक्शन ये है, दिख रहा है सबको? अब इस पूरी लाइन का मुझे वियोजन करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आप समझिएगा बच्चों, इस पूरी लाइन का हमको वियोजन करना है। हमको दिया गया ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा। तो हम वियोजन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से इस पर बच्चों लंब डालेंगे। ये देखिए इस पॉइंट से कहाँ इस पर प्रोजेक्शन डालेंगे बच्चों, ये इसका प्रक्षेप होगा। अगर हम कहें इस पॉइंट का इस पर प्रक्षेप आप बताइए, तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे बच्चों? लंब डाल देंगे। तो ये जो माइनस Q चार्ज है और यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज है, इसका प्रोजेक्शन बच्चों इधर आएगा। तो जो इसका आधा पार्ट है, वेक्टर P का जो आधा पार्ट है उसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ आएगा। और जो दूसरा आधा पार्ट है बच्चों ये वाला, अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ आएगा। तो ये देखिए ये प्लस Q चार्ज वाला इफेक्ट यहाँ पहुँच गया, और ये माइनस Q चार्ज वाला इफेक्ट बच्चों यहाँ पहुँच गया। तो अब आप बताइए, ये जो वेक्टर P ये पूरी लाइन थी, इसका इस डायरेक्शन में वियोजन यहाँ से यहाँ तक हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार दोबारा मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी आधा तो वियोजन आपने किया यहाँ तक, ये वाली लाइन यहाँ कैसे आ गई? तो बच्चों मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक रेखा है, रेखा का प्रोजेक्शन हम इस डायरेक्शन में आधा इधर लिए तो ये मिलेगा। अभी रेखा आधा ही तो आपने वियोजन किया। जब जिस दिन ये घूम करके इधर जाएगी, वो रेखा घूम करके कहाँ जाएगी? नीचे। तो पूरे का वियोजन क्या हो गया? ये हो गया बच्चों। अब अगर ये P है, इस रेखा का परिमाण P है, तो P का थीटा की डायरेक्शन में जो घटक होगा बच्चों, दैट इज P cos थीटा। याद है बच्चों, जिसके साथ थीटा होता है, जिस वियोजन जिस लाइन के साथ थीटा होता है वेक्टर क्वांटिटी के साथ, वहाँ क्या आता है? cos थीटा आता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो ये देखिए ये जो वेक्टर P है, डायपोल मोमेंट P है बच्चों, इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो गया? P cos थीटा। आपको समझ में आया? अब देखिए ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट M है, यहाँ पे जो पॉइंट M है, यहाँ पे जो पॉइंट M है, अब इस पॉइंट M के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको इसका वियोजन करना है। तो इस पे बच्चों एक लंब खींचेंगे। ये देखिए 90 डिग्री से जाते हुए एक रेखा बच्चों पास हम कर रहे हैं। ये देखिए, अब आप समझिए इस चीज़ को बच्चों, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये हो गया। अब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा प्लस Q वाला। तो ये अभी आप आधे का वियोजन देखिए, आधा क्या था? इधर इतना गया cos के साथ, इसका आधा इधर कितना आएगा? साइन के साथ। ये हो जाएगा बच्चों आपका P sin थीटा। अगर आपने आधा का वियोजन इधर किया तो बाकी ये जो आधा इधर बच्चों शिफ्ट होगा, ये माइनस वाला इफेक्ट यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए आप ध्यान से, ये जो डायपोल था बच्चों, ये जो एक रेखा थी, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया,
ये थीटा की दिशा में, और इसका जो 90 डिग्री के साथ कंपोनेंट है वो ये हो गया। क्या ये बातें आपको बच्चों समझ में आ रही हैं? अगर नहीं समझ में आ रही बच्चों, वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देखिएगा, जरूर क्लियर होगा बच्चों। एक बार में ना आए तो 2 बार देखिएगा आप लोग। तो हमारे कहने का मतलब ये जो रेखा था बच्चों, इस पूरी रेखा का एक कंपोनेंट थीटा के अलॉन्ग ये हो गया, और इसके इस पोजीशन के 90 डिग्री पर ये हो गया। तो जिसके साथ थीटा वो कास बना पी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बच्चों वो पी साइन थीटा। अब आप ये भूल जाइए जो डायपोल मोमेंट पी वाला द्विध्रुव था, अब इसको आप भूल जाइए कि अभी कोई द्विध्रुव है। इसको अब आप भूल जाइए। क्यों सर भूल जाए? क्योंकि इसका तो वियोजन हमने कर लिया। अब इसका इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक डायपोल ये हो गया और एक डायपोल ये हो गया। क्योंकि बच्चों ये पी कॉस थीटा ये भी एक डायपोल मोमेंट है ना, तो डायपोल मोमेंट है तो किसी न किसी डायपोल का होगा। हाँ, आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी आपने 2 डायपोल बना लिया। हाँ बच्चों, आपने सही सोचा। ये जो एक डायपोल था उसको हमने 2 डायपोल में ऐसे वियोजित कर लिया कि पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या है? पी कॉस थीटा, और दूसरे का डायपोल मोमेंट क्या हो गया? पी साइन थीटा। ये बात थी बच्चों। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो डायपोल मोमेंट पी वाला द्विध्रुव रखा हुआ था उसको मैंने 2 द्विध्रुव में ऐसे बांटा कि दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर आए? पी। अब एक द्विध्रुव देखिए इस तरीके से हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं ये इसी के अक्ष पर आ गया पॉइंट एम बटा। तो ये देखिए इधर वाला जो पॉइंट ये एम है, इधर वाला जो द्विध्रुव आया वो क्या है बच्चों? वो पी कॉस थीटा है। तो पी कॉस थीटा वाला जो डायपोल है उसके अक्षीय स्थिति में ये पॉइंट आ गया, और ये पी साइन थीटा वाला जो डायपोल मैंने बनाया उसके बच्चों ये निरक्षीय स्थिति में आ गया, यानी देखो 90 डिग्री पर है ये ना। तो अब 2 डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लेंगे और फिर बच्चों उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो हम जो रिक्वायर्ड फार्मूला था हमारा वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब कुछ लिखने वाली बातें हो जाएं। अब आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यदि द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो बच्चों? पी हो, वेक्टर पी हो, तो पी को वेक्टर पी को 2 घटकों में, वेक्टर पी को यहाँ दिख रहा है बच्चों, ठीक है? तो वेक्टर पी को 2 घटकों में वियोजित करने पर, क्या करने बच्चों? 2 घटकों में वियोजित करने पर क्या होगा? तो आप देखिए बच्चों ये जो लाइन है ये मान लीजिए एम है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो ये जो रेखा है बच्चों ओ एम, तो एक घटक क्या आएगा? ओ एम के अनुदिश। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओ एम के अनुदिश घटक ये क्या है बच्चों? पी कॉस थीटा। और बच्चों ये जो ओ एम है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है बच्चों? ओ एम के लंबवत घटक ये क्या होगा बच्चों? पी साइन थीटा। कहने का मतलब अब यहाँ पर बच्चों 2 डायपोल हैं, एक पी कॉस थीटा वाला और एक पी साइन थीटा वाला। अब दोनों डायपोल अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ बनाएंगे। अब दोनों डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बहुत पहले ही इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अक्ष पर इंटेंसिटी कितना होती है और निरक्ष पर कितना होती है, तो बस उसी बात को लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि पी कॉस थीटा वाले द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में कौन है? बिंदु यम है। इसलिए बच्चों मान लीजिए इसने इंटेंसिटी बनाया E1, तो अच्छी स्थिति में फार्मूला याद है बच्चों आप सबको? अच्छी स्थिति में फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ याद है बेटा फार्मूला? तो वहाँ पे जब डायपोल मोमेंट P हुआ करता था तो क्या लिया जाता था? P cos थीटा p/2p/r³ होता था। आज एक ऐसा डायपोल आपके पास है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? P नहीं बच्चों, P cos थीटा है। कितना है? P cos थीटा। तो फार्मूले में P के स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा? P cos थीटा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2p तो बच्चों होता था जब डायपोल मोमेंट क्या होता था? P। लेकिन यहाँ जो हम ले रहे हैं ये द्विध्रुव के कारण यहाँ पे तीव्रता उसका मोमेंट कितना है? P cos थीटा।
तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों ये सब बातें। 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलरेडी हमने कितना रखा था बच्चों, स्मॉल r, तो यहाँ पे आ जाएगा r3। ये हो गई बात नंबर 1 बच्चों, ये समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार ये जो दूसरा द्विध्रुव बच्चों p sin थीटा वाले द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के कहाँ बच्चों, निरक्षीय स्थिति में बिंदु यम है। क्योंकि बच्चों जो p cos थीटा है, दूसरा जो डायपोल है, ये वाला डायपोल आप देख रहे हैं बच्चों, ये p sin थीटा वाला, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही तो निरक्ष होती है, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए, इसलिए मान लीजिए इंटेंसिटी कितना आया बच्चों, E2 आया। E2 इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो निरक्षीय स्थिति में क्या आता था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो डायपोल मोमेंट जब P था तो फार्मूले में P आया। आज बच्चों डायपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा, तो फार्मूले में क्या आएगा, P sin थीटा आएगा। P के स्थान पर क्या लिखेंगे, P sin थीटा, ये आपका हो जाएगा P sin थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों डिस्टेंस आज भी कितना है, डिस्टेंस आज भी कितना बच्चों, स्मॉल r है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बच्चों समझ में आ गई। अब आपको पता ये चल गया कि ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट m है, पॉइंट m पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों काम कर रहे हैं। पॉइंट m पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन कौन, E1 और E2। समझ में आ रही बातें बच्चों। तो पॉइंट 2 पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही हैं। अभी हमने आपको बहुत बार बताया है, जब किसी एक ही पॉइंट पर बच्चों 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम करें या 2 वेक्टर क्वांटिटी कोई भी वो काम करे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर के रूल लगाते हैं। किस लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। किस लिए बच्चों, रिजल्टेंट को निकालने के लिए। अब रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले बच्चों आपको डायरेक्शन चाहिए, और ये डायरेक्शन ही है जो मोस्टली स्टूडेंट को परेशान करता है। जो स्टूडेंट इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर मेरा देखें बच्चों, उनको डायरेक्शन लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आपसे बच्चों पूछने वाले E1 और E2 की डायरेक्शन एट द पॉइंट M। जरा आप भी सोचिए, आप खुद को चेक कर लीजिए। कुछ मोमेंट का मैंने आपको टाइम दिया बेटा, ये जो E1 बना, E1 यहाँ पे जो E1 आया यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी। आप चेक कर लीजिए, दिमाग में सोच लीजिए। आप तो मुझे बता नहीं पाओगे क्योंकि मैं बच्चों आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन तो क्लास चल नहीं रहे हैं, इसलिए आप मुझे बता नहीं पाओगे। लेकिन आप ईमानदारी से यदि पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बच्चों ये चीज़ें याद होंगी। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताया था, कोई भी डायपोल हो बच्चों, कोई भी डायपोल हो, अगर उसके एक्सिस पर आप रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होती है। याद है सबको? फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी डायपोल है उसके एक्सिस पर आप हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है उस डायपोल के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। अगर वो पॉइंट बच्चों डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, निरक्षीय स्थिति में है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। याद आए बच्चों सबको? चलिए उस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करके हम रिजल्टेंट बच्चों निकालते हैं। चलिए देखिए, ये जो E1 है बच्चों, E1 क्या है, ये P cos थीटा वाला है। P cos थीटा के अक्ष पर बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। इसी चीज़ को बच्चों हम यहाँ बना रहे हैं। ये दोनों फार्मूला एक ही है, थोड़ा सा क्लियरिटी है इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे वियोजन किया है। ये देखिए P cos थीटा, ये जो द्विध्रुव है, ये जो द्विध्रुव है, इसको तोड़ने पे 2 द्विध्रुव बने थे बच्चों, एक ही है और एक ही है। इसका मोमेंट कितना था, P cos थीटा। तो ये P cos थीटा अगर आप देखोगे बच्चों, यम पॉइंट कहाँ आ गया, इसके अक्ष पर आ गया। तो इसके अक्ष पर आ गया तो जिस डायरेक्शन में बच्चों इसका मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये प्लस चार्ज बच्चों यहाँ चला गया इसका वियोजन करते समय, माइनस चार्ज बच्चों यहाँ आया होगा इसका वियोजन करते समय। अब बताइए इसका डायपोल मोमेंट किधर है, इसका डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव बच्चों। ये जो P cos थीटा है वो जो मोमेंट है बच्चों उसका डायरेक्शन क्या है, इधर। तो इसलिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं बच्चों। ये देखिए, ये आपका हो गया बच्चों पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ये E1।
इतना क्लियर हुई बातें। एक बार मैं दोबारा प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ये जो P वाला डायपोल मोमेंट वाला द्विध्रुव था, इसका वियोजन P cos थीटा, इसके बच्चों अक्ष पर आ गया। ये देखिए प्लस Q वाला, इस पर प्रोजेक्शन जब डालेंगे, लंब डालेंगे, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जो माइनस बच्चों यहाँ शिफ्ट होगा। अभी जो नया डायपोल बना P cos थीटा, उसका बच्चों प्लस ये है और ये क्या है माइनस। तो प्लस से माइनस के, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर अपना बनाएगा। क्लियर हो गई बातें बच्चों? अब आगे चल सकते हैं। ओके, आगे देखिए। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है बच्चों, इसका परिमाण तो मुझे पता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है आप जरा चेक करिए। ये E2 किसकी वजह से है? ये वाला डायपोल आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसका वियोजन करने में जो लंबवत घटक था, ये डायपोल, इस डायपोल के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर दिख रहा है। क्लियर हो रही बातें बच्चों? इस डायपोल के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ आपको दिखा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है बच्चों। याद आ रही बातें? अभी अभी मैंने बताया आपको। ये देखिए, अब इसमें चेक करना होगा ये जो मोमेंट, ये डायपोल, इसका मोमेंट किधर है। जब आप इस पे बच्चों प्रोजेक्शन खींचेंगे, इस पर जब आप इस लाइन पे प्रोजेक्शन खींचेंगे तो ये प्लस की बच्चों यहाँ शिफ्ट होगा और ये माइनस वाला बच्चों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस और ये क्या बच्चों प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये जो P sin थीटा वाला बच्चों आपका मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, तो इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ। इसकी शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही है ये बच्चों आप अच्छे समझ लीजिएगा। माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, क्यों सर वहाँ शिफ्ट होगा? क्योंकि प्रोजेक्शन इधर ही पड़ेगा बच्चों, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ेगा। तो ये प्लस यहाँ शिफ्ट हुआ, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसमें जो डायपोल बना इसका, उसकी डायरेक्शन बच्चों ये है। अब निरक्षीय स्थिति पे इसके जस्ट आपको अपोजिट जाना है। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है यहाँ है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट जाना बच्चों। ये जो डायपोल है यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बेटा बना लेगा। क्लियर हो रही बातें? तो इसको हम यहाँ बनाते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपका क्या हो गया? E2 हो गया। तो अब ये बातें आपको बच्चों समझ में अच्छे से यदि आ गई होंगी तो समझिए बहुत बढ़िया बात है। फिर भी यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बच्चों एक दो बार रिपीट करके आप देखिएगा, निश्चित रूप से हर स्टूडेंट को समझ में आएगा बच्चों। बस ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट M था, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं बच्चों? दो। कौन कौन? एक E1 और एक E2। अब हमको बच्चों इसका रिजल्टेंट लेना है, इनका परिणामी लेना है। इनका परिणामी हम कैसे लेंगे? वेक्टर का रूल लगाएंगे बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, वेक्टर का रूल लगाने के लिए हमको दोनों सदिशों के बीच का एंगल चाहिए होगा। तो क्या आप बता सकते हो बच्चों ये E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? आप ज़रा सोच लीजिए, आपको हम कुछ टाइम दे देते हैं। E1 और E2 के बीच का एंगल कोई गेस कर सकता है कितना होगा? चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच लिए होंगे इस बात को कि एंगल कितना होने वाला है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये E1 और E2 एक दूसरे से परस्पर 90 डिग्री पर बच्चों काम कर रहे हैं। कैसे 90 डिग्री पर? ये देखिए बच्चों, ये इसकी अक्ष हो गई, तो इस डायरेक्शन में क्या है? E1, और ये बच्चों इसकी निरक्ष हो गई, इस डायरेक्शन में क्या है? E2। तो अक्ष और निरक्ष एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का ही तो कोण बनाते हैं बच्चों। यही चीज़ तो यहाँ मैंने छापा है। इसका मतलब इसके बीच का एंगल है कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री हो गया। अब यदि दो वेक्टर बच्चों 90 डिग्री पे काम करते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है? E1 और E2 बच्चों 90 डिग्री पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। वेक्टर रूल है बच्चों, आप देख लीजिएगा। सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, जब दो सदिश राशियाँ 90 डिग्री पे काम करती हैं, कहने का मतलब ना हो वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। तो चूंकि बच्चों ये E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है? परस्पर लंबवत है, लिख दे रहे हैं। चूंकि E1 तथा E2 कैसे हैं बच्चों? परस्पर लंबवत है। E1 और E2 कैसे हैं? परस्पर लंबवत हैं, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट M बच्चों इज गिवन बाई √, क्या बच्चों? E1 स्क्वायर और प्लस क्या? E2 स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आए आपको? चलिए E1 और E2 की वैल्यू लाते हैं। फिजिक्स तो बच्चों ख़त्म हो गई।
अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बाकी उसको करते हैं। दिस इज E1 बच्चों, ये E1 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, इसका बच्चों होल स्क्वायर, प्लस E2 भी यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों p sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना बेटा r क्यूब, ये आप देखिए इसका होल स्क्वायर। इधर सबको समझ में आया? अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों, इसमें जो चीज़ें कॉमन हो रही हैं उसको आप बाहर निकाल लीजिए। इसका मतलब E एट द पॉइंट M जो होगा, आप ध्यान से देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों बाहर आएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर यहाँ है। तो पहली बात बच्चों 1/4 पाई नॉट का होल स्क्वायर जब बाहर होगा तो वो जब रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर उसका क्या होगा, हट जाएगा। ये बात समझ में आ रही बच्चों? ये बेसिक सी बात है, हाई स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स है। स्क्वायर अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है इसमें बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो गया। P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो बच्चों P भी बाहर हो जाएगा। R क्यूब यहाँ है तो R क्यूब भी बाहर हो जाएगा। और कुछ दिख रहा है बाहर निकलने वाली चीज़ें? तो नहीं बच्चों, अब जो बचा उसको अंडर रूट में ले लीजिए। 2 cos थीटा, कितना बचा? 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस बच्चों यहाँ पे क्या बचा? साइन थीटा बचा केवल, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना सबको समझ में आया बच्चों? जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करिए बच्चों, हो गया सबका? हो गया, आगे चलें? चलिए ठीक है बेटा, इसको अब हम रफ कर देते हैं। हाँ देखिए, मिटा देते हैं इसको बच्चों, यहाँ तक आ गया। चलिए अब हम लोग एकदम रिजल्ट के करीब पहुँच चुके हैं, बस जल्दी ही फाइनल रिजल्ट बच्चों आने वाला है। देखिए आप लोग, थोड़ा सा और कैलकुलेशन बाकी रह गई है। यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो EM है बच्चों, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपान कितना बेटा? R क्यूब, अंडर रूट क्या है बच्चों? अंडर रूट है। ओके, अब ये अंडर रूट में है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख रहे हैं 3 cos स्क्वायर थीटा। कितना लिख रहे हैं बच्चों? 3 cos स्क्वायर थीटा। तो एक आप अलग करके लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया इतना। क्लियर हो रही बातें? अब इसको मैंने क्यों ऐसा किया? अब ये बच्चों साइन स्क्वायर हट जाएगा, केवल एक ही जगह थीटा बचेगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट है, हमको क्या मिला बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P अपान R क्यूब, और ये देखिए बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चों कितना? 1। इसकी पावर कितना बच्चों? 1/2। ये आपका जो फार्मूला आया बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट आया, ये किसी भी बिंदु के लिए वैलिड है। चलिए ज़रा चेक करते हैं क्या ये जो रिजल्ट आया वो वैलिड है कि नहीं है। चलिए अभी हमने आपको क्या बताया बच्चों, अक्ष पर हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और निरक्ष पे कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई करते हैं। ज़रा आप सोचिए, अगर ये पॉइंट M बेटा, ध्यान दीजिएगा सब लोग इधर, ये अगर पॉइंट M है, ये चलते 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 अगर ये अक्ष पर आ जाए तो इस थीटा का क्या होगा? ये थीटा बच्चों कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए, आप मेरा हाथ देखिए, जैसे जैसे ये बच्चों पॉइंट चल रहा है वैसे वैसे ये थीटा छोटा हो रहा है। दिख रहा है सबको बच्चों? वैसे वैसे ये थीटा छोटा हो रहा है। जिस दिन ये लाइन इस लाइन पर आ जाएगी अक्ष पर, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 0। थीटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम 0 रख करके चेक कर लेते हैं क्या हमको वो चीज़ मिलता है। इस फार्मूले से अच्छी स्थिति में चेक करते हैं फार्मूला रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। अच्छी स्थिति में जब पॉइंट M जाएगा तो वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। तो आप 0 यहाँ रखिए,
देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, 1/4πε0 और ये हो जाएगा P/r³ बच्चों, ये हो जाएगा 3 cos 0 का मान कितना बच्चों 1, cos 0 का मान कितना 1, 3 1 के 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा 2p/r³। याद आया फार्मूला, ये अच्छी स्थिति वाला तो फार्मूला है बच्चों। इसका मतलब जो हम लोगों ने डेरिवेशन बनाया, जो ये फार्मूला बनाया वो वैलिड है, वो बच्चों हर जगह के लिए वैलिड है। चलिए एक पॉइंट और बचा था, उसको भी चेक कर लीजिए, कहाँ इक्वेटोरियल पर, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इधर हम मिटा के आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, वीडियो पॉज करके या जैसे भी आप चाहें वैसे नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया। अब चेक करते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति के लिए। आप ज़रा ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट उठा ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँच जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा में क्या चेंजेज आएंगे। ये आप मेरा हाथ देखो, ये जैसे जैसे बच्चों ये उठ रहा है वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे थीटा क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने जब यहाँ पहुँचेगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों निरक्षीय स्थिति में, कहाँ पे बच्चों निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, यस बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ज़रा इस फार्मूले में आप 90 रखिए, थीटा के स्थान पर 90 रखेंगे तो cos 90 बच्चों 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा इस ब्रैकेट में, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये बच्चों P/r³, ये हो गया 3 × 0 + 1, ये रूट यानी हाफ। तो ये ब्रैकेट में कितना आएगा हल करने पे 0 + 1 यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होगा बच्चों। तो E = क्या हो गया 1/4πε0 P/r³। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। तो यही तो फार्मूला था ना बच्चों इक्वेटोरियल वाला, याद है आपको वो फार्मूला? अगर याद है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं याद है तो कापी पलट करके देख लीजिए बच्चों, हम बता रहे हैं ये सही है। कहने का मतलब ये जो फार्मूला आया, ये जो आपने फार्मूला बनाया जनरल पॉइंट के लिए, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल पॉइंट्स अराउंड द डायपोल। तो डायपोल के चारों तरफ बच्चों कहीं भी कोई पॉइंट आप ले लीजिए, ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। आपको करना क्या है, बस आप थीटा की वैल्यू देते जाइए। जो थीटा की वैल्यू होगा बच्चों, जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बदलेगी। इसका मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। अब एक काम और बाकी है इसमें बच्चों, इसका जो परिणामी आएगा E1 और E2 का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी ये उसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, इसके बारे में भी तो अभी बात करना बाकी है। चलिए देखिए, आपको बच्चों समांतर चतुर्भुज का नियम बताया गया है कि जब दो सदिश इस प्रकार से हो कि उनको किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जा सके, तो उनका परिणामी, उन दोनों सदिशों का परिणामी बच्चों उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है जो संलग्न भुजा से निकलता है। तो कहने का मतलब ये दोनों बच्चों समांतर चतुर्भुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आपको लग रहा होगा बच्चों जरूर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। कैसे, देखिए हमने क्या किया, इसके समांतर बच्चों यहाँ एक रेखा खींच लिया, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करना है, और इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींच लिया, ये देखिए समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। अब जो इनका बच्चों कॉमन पॉइंट है वहाँ से इसका विकर्ण खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे। ये जो डायगोनल आया बच्चों, यही बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एम होगा। E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो EM होगा, और उसकी डायरेक्शन जरा आप देख लीजिए। ये समांतर चतुर्भुज पूरा किया गया और यहाँ इसका विकर्ण जो है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रिजल्टेंट होगा बेटा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा EM। अब इसकी दिशा हमको कैलकुलेट करना बेटा, जल्दी से आप पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिए इसको। तो आगे चले, अब हम मिटा रहे हैं बच्चों बोर्ड, चलिए देख लीजिए ध्यान से। ओके, अब इसको हम हटा रहे हैं। अब इसकी डायरेक्शन लेना और बाकी रह गया है। चलिए ठीक है, तो ज़रा सोचिए बच्चों, वो जो EM आया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एम, इसकी डायरेक्शन कैसे हम लेंगे।
तो मान लेते हैं बच्चों ये जो है यहाँ पे अल्फ़ा एंगल पर है, E1 के साथ कितने डिग्री पर बच्चों, अल्फ़ा डिग्री पर है। अगर ये अल्फ़ा डिग्री पर है, ये E2 है तो बच्चों ये भी क्या होगा E2। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। नहीं समझ में आ रही बातें, ध्यान से देखिए बच्चों तब आएगा आपको समझ में। ये देखिए अगर ये E2 है तो ये जो लेंथ है वो भी E2 होगा, और इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया। ये जो परिणामी है E1 के साथ मान लिया अल्फ़ा कोण पर है बच्चों। तो कुछ करना नहीं है अब आपको, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माना परिणामी तीव्रता E1 के साथ, माना परिणामी तीव्रता किसके साथ बच्चों, E1 के साथ कितने डिग्री पर है, अल्फ़ा कोण पर है, अल्फ़ा कोण पर है। तो ज़रा इस त्रिभुज को आप देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। पहले ये 90 डिग्री पर था तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा क्या होता है बच्चों, बता दीजिए आप। अच्छा सर कैसे बताएं हम आपको, चलिए हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। ये आप देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है स्टूडेंट्स, लंब बटे आधार। तो यहाँ आप देखिए ये लंब क्या है E2, ये लेंथ क्या है E2 बच्चों, E2 से लिखा गया है। आधार क्या है E1 से लिखा गया है। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा हो जाएगा बच्चों लंब कितना है बच्चों E2, आधार कितना है E1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 और E1 पता है तो एंगल निकाल सकते हैं। और E1 और E2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे बच्चों, कितना आया था। E2 क्या है, E2 देखिए आप, ये निरक्ष वाला है तो इसकी वैल्यू आप देखिए, हम तो मिटा दिए बच्चों, आपने कॉपी में देखिएगा। इसकी वैल्यू 1/4πε0 P sin थीटा। क्या है तो बच्चों P sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या R3, यही तो आया था बच्चों E2। आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो निरक्षी है, ये जो P cos थीटा P sin थीटा वाला है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। E2 ने अपना कितना बनाया था, मैग्नीट्यूड इतना बनाया था, डिवाइडेड बाई E1 ये cos थीटा वाला कंपोनेंट 1/4πε0 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या बच्चों R3। आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 1/4πε0 से कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, R3 से R3 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा जो उसको लिख रहे हैं आप देखिए बच्चों, आप भी समझ गए होंगे। ऊपर बचा sin थीटा, नीचे क्या बचा 2 cos थीटा। क्लियर हो रही बात है बच्चों सबको, ओके। अब ये आपका हो गया tan अल्फ़ा बराबर, ये sin बटे cos क्या होता है बच्चों, tan होता ना, इतना तो आप जानते ही हैं। ये देखिए 1/2 को मैंने बाहर लिया, sin बटे cos को क्या लिख दिया tan थीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो इस सूत्र की हेल्प से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी थीटा है बच्चों, थीटा को आप चेंज करते जाओ आपको डायरेक्शन मिलती चली जाएगी। तो चलिए अब ज़रा सा इस फार्मूले को भी चेक कर लेते हैं क्या है, सही है कि नहीं। आप बताइए जब अक्ष पर हम लोग होंगे, कहाँ पर होंगे बच्चों, अक्ष पर होंगे, तो आप हमको बताइए अक्ष पर जब आप होंगे तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 0। थीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। तो आप जब यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। और tan 0 क्या होता है, 0 होता है। tan 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है। मतलब ये अच्छी स्थिति में थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ tan 0 की वैल्यू 0 और tan 0 की वैल्यू 0 तो टोटल क्या हो जाएगा 0। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब अल्फ़ा बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में आ चुकी है। ये अल्फ़ा किसके साथ था बच्चों, अल्फ़ा E1 के साथ बनाया हुआ कोण था। अब E1 की डायरेक्शन भी बच्चों इधर हो गई और अल्फ़ा की भी डायरेक्शन वही आई, तो ये EM की डायरेक्शन भी वही आई। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, 0। समझ में आ रही बातें। ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा बच्चों E1 के साथ बनाया हुआ एंगल है।
तो जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ अक्ष पर तो E1 ऐसे हो गया, बोलिए E1 ऐसे हो गया, तो थीटा बराबर कितना है, अल्फा बराबर 0 आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गई, तो जबकि सही है। इसी तरीके से बच्चों आप जब 90 रखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आज हमने आपको किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कराया। अब इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखना अभी हमको बाकी है बच्चों। तो हम आपसे बच्चों ये रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर बने हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, आप सब लोग प्लेलिस्ट में देख करके सारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए। और आपको कुछ नए स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको बता देता हूँ, यूट्यूब पर बच्चों सर्च बार में वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप करिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कभी कभी बच्चे पाते ही नहीं है खोजने पर भी, VEE आप लिखिएगा बच्चों, VEE वीरेंद्र सर, क्या लिखेंगे बच्चों, वीरेंद्र सर क्लासेस दोस्तपुर, या केवल आप वीरेंद्र सर फिजिक्स बाई वीरेंद्र सर लिख दीजिएगा, तब भी यूट्यूब पर बच्चों हमारा चैनल खुलेगा, वहाँ से एक ही वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। डायपोल के कारण तीव्रता तो पढ़ लिया, अब कोई डायपोल हमारे पास है, उसको कहाँ रखेंगे, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और फिर उसकी पोजीशन का, उसके स्टेट का स्टडी करेंगे। और इस चीज़ को अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको कराएंगे। यदि ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप विद इन टाइम आप सारी चीज़ों को करते हुए चलते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। ओके, थैंक यू।